अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू लॉ विट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की थर्ड सेमेस्टर यानी कि एलएलबी ऑनर्स के पार्ट 2 का फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है उसकी हम आउटलाइन कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है हम अपनी फोर्थ सेमेस्टर मतलब एलएलबी ऑनर्स के पार्ट 2 के जो सेकंड सेमेस्टर है उसकी आउटलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है लॉ एंड प्रैक्टिस एज टू ट्रीटीज़ के ट्रीटीज़ के हवाले से इंटरनेशनल लॉ में क्या प्रैक्टिस जो है अडॉप्ट की जाती है। अपनी इस कुछ वीडियोस में हम जो है ट्रीटीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट हमने रिव्यू पहले अपनी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ में इसका ले लिया था व्यू, लेकिन अभी जो है हम इसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो जो पर्टिकुलरली फोकस करेगी वो 4 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे ट्रीटी होती क्या है, ठीक है। ज़ाहिर है आप भी बार बार इसको सुनकर पक गए होंगे और आगे भी आपको ज़ाहिर सुनना पड़ेगा। उसके बाद हम ये देखेंगे ट्रीटी की इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसको पढ़ना, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, ऐसे कौन कौन से लॉज हैं इंटरनेशनल लॉ में जो ट्रीटीज़ को रेगुलेट करते हैं। फिर उसके बाद इन द एंड हम जो है ट्रीटीज़ की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम ट्रीटी की डेफिनेशन देखें तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन से जाने से पहले हम थोड़ा एक डोमेस्टिक लेवल पर अपना एक परसेप्शन बनाते हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ अगर पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा। अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो फ़रीकीन होते हैं वो आपस में एक पॉइंट पर अग्री होते हैं और उस अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है वो सर्टेन ड्यूटीज़ और सर्टेन जो है राइट्स एक्वायर करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम इसी चीज़ को, इसी कॉन्ट्रैक्ट को, इसी अग्रीमेंट को एक डोमेस्टिक लेवल से इंटरनेशनल लेवल पर आ जाएँ और जो फ्रीकेन होते हैं उन इंडिविजुअल्स की जगह हम जो है स्टेट्स को या फिर दूसरी जो इंटरनेशनल एंटिटीज़ होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ होते हैं, हम उनको रिप्लेस कर दें तो वही कॉन्ट्रैक्ट, वही एग्रीमेंट एक ट्रीटी कहलाएगा। फिर ट्रीटी के डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, कुछ इसको जो है कन्वेंशन का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद इसके डिफरेंट जो है नॉमेनक्लेचर होता है जिसको हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि उनमें फ़र्क क्या क्या होता है। तो बेसिकली ट्रीटी जो है एक किस्म का अग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है जो कि किसी 2 स्टेट्स या किसी 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी स्टेट या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान होता है। तो ये जो डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ये डेफिनेशन हमारे जो है इसके मुताबिक अगर हम देखें तो अग्रीमेंट एक किस्म का अग्रीमेंट होता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, जो कि स्टेट्स के दरमियान कंक्लूड किया, 2 या 2 से स्टेट्स के दरमियान कंक्लूड किया जाता है और ये रिटन फॉर्म में होता है। ओरल मतलब किसी किस्म का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास, और इसको गवर्न कौन करता है, रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इसको गवर्न करते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ भी फर्दर क्लैरिफाई कर दी गई है कि लाजमी नहीं है कि ट्रीटी जो है वो एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट की हद तक महदूद हो, बल्कि वो 2 या 2 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट तक भी जा सकती है। और किस तरीके से कि आपने अक्सर देखा होगा एक कन्वेंशन या ट्रीटी होती है, फिर उसके बाद उसको एक्सीड करती हुई एक एडिशनल प्रोटोकॉल भी आ जाता है और फर्दर चीज़ें उसके साथ साथ आ रही होती है उसके। तो इस तरीके से यहाँ कहा जा रहा है कि एक सिंगल या 2 या 2 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स तक भी महदूद हो सकती है और उसका पर्टिकुलर डेजिग्नेशन कोई भी हो सकता है, मतलब किसी भी टॉपिक को वो एड्रेस कर सकती है। तो ये हमारे पास इंटरनेशनल लॉ में फॉर्मल डेफिनेशन है ट्रीटी की। फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो जूरिस्ट ने ट्रीटी को किस तरीके से डिफ़ाइन किया है, तो उसके ऊपर अगर हम गौर करें तो मिस्टर जो ओपिन है वो कहते हैं ट्रीटी इज़ एन एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल करेक्टर बिटवीन स्टेट्स और बिटवीन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज। अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो ये डेफिनेशन एक किस्म से ओल्ड है। वो किस तरीके से, क्योंकि ये डिफ़ाइन करती है एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स ओनली। लेकिन अगर आपको पता हो कि इंटरनेशनल लॉ जब शुरू में डेवलपमेंट हो रही थी तब वो सिर्फ स्टेट्स की हद तक महदूद था, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई फिर उसके सब्जेक्ट्स में स्टेट के अलावा इंडिविजुअल्स भी आगे, जो दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, वो भी शामिल होना शुरू हो गई। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन में स्टेट्स के बजाय इंटरनेशनल एंटिटीज़ या सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट सिर्फ स्टेट्स के दरमियान में नहीं होता बल्कि एक नॉन स्टेट एक्टर भी आपस में ही एग्रीमेंट कर सकते हैं, उसको भी हम ट्रीटी का ही नाम देंगे। बिल्कुल उसी तरीके मिस्टर ओपनहीम की डेफिनेशन जो है वो थोड़ी ब्रॉड किस्म की, इन्होंने क्या कहा कि स्टेट्स और बिटवीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने थोड़ा जो है पर्सपेक्टिव इसका ब्रॉड कर दिया। फिर उसके बाद मिस्टर स्टार्क जो है उन्होंने कहा कि ट्रीटी इज़ एन अग्रीमेंट वेयर बाय 2 और मोर स्टेट स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप अंडर इंटरनेशनल लॉ बिटवीन देमसेल्व्स, कि ट्रीटी जो है एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसके ज़रिए स्टेट जो है वो आपस में जो है एक लीगल रिलेशनशिप अपने लिए क्रिएट करती हैं। तो इनकी डेफिनेशन भी थोड़ी नैरो किस्म की, क्योंकि इस डेफिनेशन की तरह मिस्टर स्टार्क ने भी सिर्फ स्टेट को एज वो डिस्कस किया है, सिर्फ ट्रीटी को सिर्फ अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट डिस्कस किया। तो ये भी एक किस्म का नैरो कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद अगर हम देखें
तो इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ, ट्रीटी एक अग्रीमेंट है जो कि बिटवीन सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ होता है, और उस ट्रीटी के तहत, उस डॉक्यूमेंट, उस रिटन डॉक्यूमेंट के तहत जो है वो जो एंटिटीज़ होती हैं इंटरनेशनल लॉ के, जो सब्जेक्ट होते हैं, वो अपने लिए कुछ राइट्स, कुछ ड्यूटीज़ जो हैं उनको डिटरमाइन करते हैं, जो कि वो आने वाले वक्तों में फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें इंपॉर्टेंस की, ट्रीटी पढ़ने का हमारे पास मकसद क्योंकि हम इसे बार बार डिस्कस कर रहे हैं। ट्रीटी इज़ अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। शुरू में क्या होता था, हमारे पास ट्रीटीज़ का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता था, जो स्टेट्स होती थी वो इतनी ज़्यादा सॉवरेन, इतनी खुद मुख्तार नहीं होती थी, तो वहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ होती थी वो कस्टम्स होते थे, रवायात, प्रैक्टिस ऑफ स्टेट्स होती थी। लेकिन फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, स्टेट जो है वो सॉवरेन होने लगी, उनको खुद मुख्तारी मिली इंटरनेशनल लॉ में, तो जो है ट्रीटीज़ ने जो है कस्टम्स को रिप्लेस कर दिया और ट्रीटी जो है फर्स्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बन गई। हमारे पास जो है ICJ का जो स्टैचूट है उसका आर्टिकल 38(1)A जो है वो इसको ट्रीटी एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहता है, ICJ स्टैचूट का। और उसके बाद जो है ICC का स्टैचूट है वो भी इसको एज अ सोर्स ऑफ लॉ जो है तस्लीम करता है। और उसके अलावा जो दूसरी ट्राइब्यूनल्स हमारे पास हैं वो भी ट्रीटीज़ को तकरीबन जो है फर्स्ट सोर्स ऑफ लॉ जो है तस्लीम करती हैं, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें स्टेट्स ने अपने लिए जो है कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को डिटरमाइन किया होता है। इस वजह से इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। ये जो डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस की थी, ये दरअसल डेफिनेशन है हमारे पास प्रो 21A ऑफ कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़। ये हमारे पास एक कन्वेंशन है। हमारे जो थर्ड टॉपिक है वो ये कि ट्रीटीज़ को किन लॉज के अंदर रेगुलेट किया जाता है। उनमें सबसे पहले हमारे पास ये कन्वेंशन आती है, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़। ये 1969 की कन्वेंशन है। फिर उसके बाद एक और हमारे पास कन्वेंशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिसको कि हम, इसको मैं दोबारा से ऊपर लिख देता हूँ। इसका फुल नेम है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़। ये हमारे पास पहली कन्वेंशन थी जो कि लॉ ऑफ ट्रीटीज़ पर आई थी 1969 के अंदर। ये जो कन्वेंशन थी ये सिर्फ रूल्स वो वाले देती थी जो कि बिटवीन स्टेट, मतलब स्टेट टू स्टेट जो हमारे पास ट्रीटीज़ होती थी उनको ये कन्वेंशन रेगुलेट करती है। लेकिन जब डेवलपमेंट होती गई इंटरनेशनल लॉ में, तो स्टेट से बढ़कर जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में शामिल होगी। फिर हमारे पास एक और जो है कन्वेंशन आई इसी नाम से दोबारा, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ बिटवीन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये आई थी हमारे पास 1986 में। इसमें सिर्फ स्टेट टू स्टेट को डिस्कस किया गया था। इसमें स्टेट टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स होते हैं वो हमारे पास डिस्कस किए गए थे। तो ये जो दो लॉज हैं हमारे पास जिनके अंदर जो है ट्रीटीज़ को रेगुलेट, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ 1969 एंड वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ बिटवीन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1986। फिर उसके बाद इन दी एंड हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज़ को, कि ट्रीटीज़ को हम किन किन पॉइंट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। ट्रीटीज़ को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरीज की होती है एज टू पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरनेशनल एंटिटीज़। सेकंड होती है एज टू नेचर, ठीक है, और तीसरी हमारे पास होती है एज टू फॉर्म से मुराद वो मोड जिसके तहत ये उसमें वजूद में आती हैं। सबसे पहले पार्टीशन के हवाले से हमारे पास फर्स्ट काइंड होती है बायलैटरल ट्रीटी, बायलैटरल, एंड सेकंड होती है मल्टीलैटरल। आपको ये टर्म से ही वाज़ी हो रहा है, बायलैटरल मतलब टू, कि वो ट्रीटी जो कि सिर्फ दो स्टेट्स तक लिमिटेड हो, जिसकी पार्टिसिपेशन सिर्फ दो स्टेट्स के ऊपर हो, उसको हम बायलैटरल ट्रीटी कहते हैं। और वो ट्रीटी जिसमें मोर देन टू स्टेट जो हैं वो इन्वॉल्व हों उसको हम मल्टीलैटरल ट्रीटी कहते हैं। फिर ट्रीटीज़ की नेचर के हवाले से भी हमारे पास दो काइंड होती है। इसमें लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ हैं और दूसरी काइंड हमारे पास होती है कॉन्ट्रैक्चुअल।
लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ से मुराद ये है कि जब एक लीगल इशू जो जनरल इशू जो है एक दुनिया में जब इमर्ज होता है तो उसके ऊपर सारी स्टेट्स जो है मिलकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं और वो कुछ रूल्स वगैरह अपने सेटअप करती हैं जो कि आने वाले वक्तों में सब स्टेट्स को मानने होते हैं। मतलब वो रूल्स उन स्टेट्स के कंडक्ट को फिर रेगुलराइज कर रहे होते हैं, उनको हम जो है लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ कहते हैं। अब लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ से मुराद जैसे कि आपकी जेनेवा कन्वेंशन होगी कि आपने जंग के दौरान जो है वो किस तरीके से जंग लड़नी है, जेनेवा कन्वेंशन, हैग आपकी कन्वेंशन होगी। उसके अलावा जो जनरल नेचर्स की जो ट्रीटीज़ होती हैं जो कि यूनिवर्सल करैक्टर की होती हैं, सब स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, एक जनरल टॉपिक के ऊपर होती हैं, उनको हम लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ कहते हैं। सेकेंडली हमारे पास होती है कॉन्ट्रैक्चुअल। टर्म से ही हमारे पास ये बात जाहिर हो रही है कि कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रीटीज़ में जो है एक लिमिटेड टॉपिक को जो है एड्रेस किया जाता है। लिमिटेड टॉपिक से मुराद वो टॉपिक जो कि जनरल इन नेचर नहीं है बल्कि नैरो नेचर का है। नैरो नेचर से मुराद जो कि सिर्फ दो स्टेट्स के दरमियान है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो पानी का मसला था उसको इंडस वाटर ट्रीटी से हल किया गया था। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसका लेन देन बाकी स्टेट्स के साथ नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जो स्पेसिफिक टॉपिक है उसको एड्रेस करता है, तो इसलिए उसकी नेचर क्या हुई, कॉन्ट्रैक्चुअल। इसी तरीके से अगर जो है अमेरिका और जो तालिबान है अफगानिस्तान में, इनके दरमियान में कोई ट्रीटी होती है तो उस ट्रीटी की नेचर भी कॉन्ट्रैक्चुअल होगी क्योंकि बाकी दुनिया को उससे लेना देना नहीं है। फिर उसके अलावा अगर जो है जो रिसेंट इशू हमारे पास चल रहा है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, तो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान में अगर कोई ट्रीटी होती है तो उस ट्रीटी की नेचर भी कॉन्ट्रैक्चुअल होगी। क्यों? क्योंकि वो बाकी दुनिया के लिए जो है अपने रूल सेटअप नहीं देंगे, उस ट्रीटी के ज़रिए, उस अग्रीमेंट के ज़रिए वो सिर्फ दो पार्टीज़ जो कि इसराइल और जो फ़लस्तीन है उनके दरमियान में क्या टर्म्स वगैरह होंगे उनको डिटरमाइन किया जाएगा। तो उन ट्रीटीज़ की जो नेचर है वो स्पेसिफिक नेचर होगी जो कि लिमिटेड टू स्टेट्स होगी, लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक इशू होगी, इसलिए उनको कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रीटीज़ कहा जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्म जो है हमारे पास वो ट्रीटी की कुछ इकसाम आती हैं। फॉर्म से मुराद के जिनके ज़रिए ट्रीटीज़ ये बनती हैं, इनमें फिर हमारे पास जो है ट्रीटीज़ वो होती हैं जो कि हेड ऑफ स्टेट्स कंक्लूड करते हैं। हेड ऑफ स्टेट मतलब दो स्टेट्स के जो हेड हो गए उनको एक ये फॉर्म होती है। फिर बिटवीन गवर्नमेंट्स होती है। फिर हमारे पास होती हैं ट्रीटीज़ बिटवीन स्टेट्स। स्टेट्स को जो है वहाँ पर एज अ पार्टी जो है तस्वुर किया जाता है। फिर उसके बाद जो है किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के दरमियान भी हो सकती है। कि मतलब दो हेड ऑफ स्टेट, जैसे कि पाकिस्तान इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो आपस में कोई ट्रीटीज़ कर लें तो उस फॉर्म को हम हेड ऑफ स्टेट ट्रीटीज़ बिटवीन हेड ऑफ स्टेट कहेंगे। अगर पाकिस्तान इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो एक किस्म की ट्रीटी करती है, ज़्यादातर नॉन पॉलिटिकल नेचर की ट्रीटीज़ होती हैं, तो उसको हम जो है ट्रीटीज़ बिटवीन गवर्नमेंट्स कहेंगे। ट्रीटीज़ बिटवीन स्टेट्स जो कि स्टेट्स एक एंटिटी है क्यों, चूँकि और स्टेट जो है ये एक परमानेंट नेचर की ट्रीटी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि ये एक एंटिटी आपस में कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट के साथ जो ट्रीटी होगी, गवर्नमेंट चलेगी तो उस ट्रीटी के कॉन्सिक्वेंसेस जो है और हो सकते हैं कि नए आने वाली गवर्नमेंट जो है उसको तस्लीम करे ना करे, रद्द बदल कर दे, तो इसमें थोड़ी इंप्लीकेशंस होती हैं। लेकिन ट्रीटी बिटवीन जो स्टेट होती है वो ज़्यादा परपीचुअल नेचर की होती हैं। ट्रीटी बिटवीन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट भी हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का पुलिस डिपार्टमेंट है वो इंडिया के पुलिस डिपार्टमेंट से कोई ट्रीटी कर ले जिसके तहत वो जो प्रिजनर्स वगैरह होते हैं उनको एक्सचेंज वगैरह करना हो, इस तरीके से। तो ये हमारे पास तीन फॉर्म्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेशन, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू फॉर्म। हमारे पास तीन काइंड्स होती हैं, क्लासिफिकेशन होती हैं ट्रीटीज़ की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ट्रीटी क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से लॉज हैं जो कि ट्रीटीज़ को रेगुलेट करते हैं और ट्रीटी की क्लासिफिकेशन क्या है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। अपनी आने वाली वीडियोज़ में हम ट्रीटीज़ के नॉमेनक्लेचर को और बाकी जो रूल्स कंसर्निंग ट्रीटीज़ होते हैं उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जज़ाकल्लाह।